हैं। पिछले 2 रोज़ में जो एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला है और एक पंजाब के करप्ट तरीन पुलिस अफसर की तहफ़्फ़ुज़ का जो एक मामला है, मैं उस पर आज बात करना चाहता हूँ। बतौर कानून के एक तालिब इल्म के, बतौर एक वकील के, बतौर एक ऐसे फ़र्द के जिसके ख़ानदान का ताल्लुक़ हायर जुडिशरी से और अदलिया के उस इदारे से कई दहाइयों पर मुहीत है। और मैं एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने जुडिशल सर्विस में बड़ी अपनी खिदमात दी हैं, और जब उस इदारे पे उंगलियां उठती हैं, जब उस इदारे पे तोहमत लगती है और जब इस्लामाबाद की उस शानदार सफ़ेद इमारत पे काले धब्बे लगते हैं तो हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल रंजीदा होता है। हमें अफसोस होता है कि उस इदारे में ऐसे लोग बैठे हैं, उस सफ़ेद आलीशान बिल्डिंग में, जिनके किरदार पे उंगलियां उठ रही हैं और उनकी खिलाफ एक्शन लेने वाला भी कोई नहीं है, उनकी सफाई देने वाला भी कोई नहीं है। गुलाम महमूद डोगर से शुरू करते हैं। 2012 में, अभी मैं मीडिया से वो इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर करूंगा, नजम सईद साहब दुनिया से जा चुके आला तरीन सिविल अफसर थे। मेजर मुबशर साहब दुनिया से जा चुके आला तरीन पुलिस अफसर थे, जिनको कहा जाता था कि अगर इनको अपने खिलाफ भी इंक्वायरी दी जाए तो अपने खिलाफ भी ये फैसला कर देते हैं। आप सारे जानते हैं, आपको पता है इस बात का। इसने, गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर में एक बेवा के प्लॉट पे कब्जे की कोशिश की बतौर डीआईजी ऑपरेशन। और डीआईजी ऑपरेशन किसने लगाया था? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इनको डीआईजी ऑपरेशन लगाया था। जब कब्जे की कोशिश हुई, शहबाज शरीफ साहब अपने दरवाजे खुले रखते थे। दरखास्त आई कि मैं एक बेवा औरत हूँ, लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में साबित हुआ कि गुलाम महमूद डोगर ने कब्जे की कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब ने इनको इनके ओहदे से हटाया और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा अफसरान ने कि इसको किसी आला ओहदे पर फायज ना किया जाए। ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला एक रिटायर्ड कर्नल साहब के साथ था, एक प्लाजे के कब्जे का। गुलाम महमूद डोगर ने उस प्लाजे पे कब्जे की कोशिश की। वो कर्नल साहब की फैमिली ओवरसीज थी। वो मामला भी, उस पर भी इंक्वायरी की गई, पर्चे कराए गए। तब जाके गुलाम महमूद डोगर ने वो मामला छोड़ा। अभी हालिया जो हुकूमत थी पंजाब की, मोने सिलाई साहब ने मॉडल टाउन लिंक रोड से लेके तो भारी भारी सोसाइटियों के अंदर जो कब्जे किए, क्या सिटिंग सीसीपीओ की आशीर्वाद शामिल नहीं थी? क्या गुलाम महमूद डोगर की आंखें बंद थी कि लाहौर में हर दूसरे प्लॉट पे कब्जा हो रहा है? ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको ताकतवर कुछ लोगों की पुष्पनाई हासिल थी। जो ऑडियो लीक्स के बाद मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये गुलाम महमूद डोगर जो कब्जे कर रहा था, अखबार की सुर्खियां हैं, कब्जा माफिया गुलाम महमूद डोगर। इंक्वायरी रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि यह कब्जा माफिया का सरगना है। और आला तरीन अदलिया के एक जज साहब जिनकी ऑडियो आई है, उनके खिलाफ तो अब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लोग ये बात कर रहे हैं, वकला ये बात करें, बड़ी तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहकीकात का मुतालबा किया है कि करप्ट तरीन आदमी के लिए अदालत भी लगती है, उसके हक में फैसले भी सुनाए जाते हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। उसका माजी तो देखें, क्या उसकी फाइल मंगवाई गई, उसका रिकॉर्ड देखा गया कि ये कौन आदमी है, इसके खिलाफ कितनी इंक्वायरियां हैं और इसको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है आउट ऑफ द वे जाके। अब एक ऑडियो आई है, अब जिन मौजूद जज साहब का जिक्र हो रहा है, लोग ये कहते हैं कि उस ऑडियो में मोहम्मद खान भट्टी उनके घर पे बैठा है। मोहम्मद खान भट्टी अपने फोन से उनकी बात करवाता है परवेज इलाही साहब से, और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूं। क्या ये जायज है कि एक सियासी पार्टी का एक रुकन इस तरीके से उसका सेक्रेटरी पहले वहां बैठा हो और वो घर चला जाए उठ के? क्या ये जायज है? और वो कहे कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर आवांगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं साथ लेके आऊंगा। प्रोटोकॉल आप तब साथ नहीं लेके जाते जब आपको डर, खौफ और छुप के मिलना हो। अगर कोई अफसोस करना था
या कोई और मामला था, अलल एलानिया जाते कि मैं जज साहब के घर गया हूँ, उल्फत मुगल साहब को फुटेज भिजवाते, ये ARY पे चलाते, बाकी लोगों को फुटेज भिजवाते, अपने अपने चैनल्स पे ये चलाते कि जी ये हम गए हैं, अलल एलानिया जज साहब के घर गए हैं। मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा का मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला था, कोई ऐसी बात थी जिसको पोशीदा रखना था। अब बात यह है कि जब आप खुफिया मुलाकातें करेंगे, कोई बात नहीं थी तो कहते थे ये डिक्की में जाते हैं, कहानियां बनाई जाती थी। तो मुझे बताएं ना, क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं इन ऑडियोज को, है कोई एक्शन लिया गया है क्या? उस मुकद्दस इदारा जिससे मेरे खानदान का ताल्लुक रहा है, और हमारा दिल दुखता है कि ऐसी काली भेड़ें भी बैठी हैं इदारे के अंदर जो इदारे को बदनाम कर रही है। और आप देख लें, लोग ये बात कर रहे हैं कि इधर लाहौर में एक, लाहौर कैंट में 4 कनाल का एक प्लॉट है, 32 करोड़ उसकी कीमत है। मैं तो अफोर्ड नहीं करता, मेरे दादा बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज रहे हैं, मैं अभी भी किराए के घर में रहता हूं। तो ये कौन सी ऐसी जजशिप है इनके पास कि 32 करोड़ का वो प्लॉट है, 4 कनाल का कंस्ट्रक्शन हो रही है, 70 से 72 करोड़ रुपए का वो घर है। कोई तहकीकात करने वाला है, कोई बात करने वाला है इस पे? और ये ऑडियो में, और ये कोई ना कहे कि ये बड़ी पुरानी बात हो गई, क्योंकि वो घर के बाहर फिर ना, अच्छा एंड पे मोहम्मद खान भट्टी फिर जज साहब से फोन लेता है और उसको डांट पड़ती हो, यार मैं बाहर जो आ गया, यार जज साहब को नहीं कहा, कोई ये ना समझे, इसको गलत रंग मत दे, यार मोहम्मद खान भट्टी को कहा जिसको फोन पकड़ाया गया था, वो साथ बैठा था और ये मफरूर मुल्जिम है, इस पे केसेस हैं, अरबों रुपए के इसने डाके डाले बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब। तो उसका एक्सेस जज साहब के साथ कैसे हुआ? एक रिकॉर्ड याफ्ता शख्स, वो उनके घर उसको एंट्री क्यों मिली, कैसे मिली, ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए। और ना सिर्फ ये, एंड पे फोन वो उसको पकड़ाते हैं। और देखिए हमारे साथ जो अदालतों में उनका रवैया रहा, मैं उस पर बात नहीं करता, हम अग्रीव पार्टी होंगे। जिस खुश असलूबी से और खुश इखलाकी से, जी चॉइस साहब, जी चॉइस साहब, मतलब गजब खुदा का, आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? और दूसरी जो ऑडियो है, जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि जी परसों डोगर वाला केस भी लगा है, तो वो कहता है मोहम्मद खान भट्टी वाला भी उन्हीं के पास लगवा लो जो चंद दिन पहले उनके पास बैठा था। ये कैसी बात है? मुद्दई भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। देखिए ये सिलसिला डिमांड करता है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो। ये उस इदारे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये काले धब्बे उस इदारे पे नहीं लगने चाहिए जिसका काम इंसाफ करना है, जिसका काम है कि वो मुनसिफी करें। जब ऐसे सवालिया निशान उठेंगे और ऐसी बातें सामने आएंगी जिसमें आप केस अपने पास फिक्स करवाएं, आपका अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आप सियासी पार्टियों के लोगों को अपने घर बुलाएं, उनसे मिलें, उनके सेक्रेटरी जिन पे इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, करप्शन के सबूत हैं, उनको अपने पास बिठाएं, तो ये मामला क्लियर होना चाहिए। ये इस पूरे मुल्क के अदालती निज़ाम पे, इंसाफ व अदल के निज़ाम पे एक सवालिया निशान है। ये काला धब्बा साफ करना होगा, इस धब्बे को धोना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक साहब जिनके कॉन्टैक्ट्स हर जगह हों, पहले भी आपके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ, आपके बारे में एक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कॉन्डक्ट कलरफुल है, कलरफुल। किसी ने पूछा, वहां से भी आपने अपने लंबे हाथ इस्तेमाल किए, बाइज्जत बरी हो गए। तो अब इतने लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब कोई नहीं देगा? इंसाफ से नहीं पूछा जाएगा कि आपने परवेज इलाही को घर क्यों बुलाया, मोहम्मद खान भट्टी के साथ क्यों बैठे? बाकी तो चले तहकीकात होंगी, होनी चाहिए, बाकी जो मामलात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, मगर ये केस फिक्स करवाने के वाले से बात हो रही है, परवेज इलाही के साथ मुलाकात हो रही है, मोहम्मद खान भट्टी घर पे बैठा है। तो ये क्या सिर्फ सियासतदान रह गए हैं एहतसाब के लिए कि जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे निकाल दो? क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा
कि आपके दोनों बेटे क्या खिलवाड़ करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जज साहबान बात करते हैं। आप पूछे किसी से जाके, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछे, मेरे बीट रिपोर्टर भाई खड़े हैं, किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें क्या दोनों बेटों का रेफरेंस नहीं दिया जाता कि इनको वकील करो? क्या प्रैक्टिस में आते ही किसी की प्रैक्टिस इतनी चलती जिनकी दोनों बेटों की चल रही है? तो ये बड़े गौर तलब सवालात हैं और ये सवाल हम करेंगे, हम हक बजाने में कि जब हमारे सियासी मुखालफों को स्पेस दी जाएगी, हमारे सियासी मुखालफों की कॉलों में पता लगेगा कि वो इनसे राब्ते में भी हैं, इनके घर भी जा रहे हैं, घर तक रसाई हासिल है, तो हम चुप कर जाएं, अपने होंठ छीलें, अपनी ज़बानों को ताले लगा लें और कोई बात ना करें, और हमारे सियासी मुखालफीन अपने इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए हमें दीवार के साथ लगाएं, हम उफ ना करें और ना बोलें इस मामले पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है बतौर एक आईनी ओहदेदार के कि इस धब्बे को साफ होना चाहिए, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और ये मामला कई महीनों से चल रहा है कि हमें तो अदालतों में खड़े होके हुक्म सादिर किया जाता है, हम सर नीचे करके उसको मानते हैं, मगर एक लाडला जो घर बैठा है उस लाडले से पूछा जाता है आप कब तशरीफ ला सकते हैं, आपकी तशरीफ आवरी कब मुमकिन है, आपकी बेल लगी है, आप आना पसंद करेंगे? वो कहते हैं मेरी लात खराब है। भाई मेडिकल बोर्ड बना दें, हमारे पे तो 6 मेडिकल बोर्ड बैठते थे, सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाए, पता लग जाएगा टांग कितनी खराब है। कोई बॉर्डर पे फौजी जख्मी होता है, 7 गोलियां टांग में लगती हैं, 2 महीने में अपने पैर पे खड़ा होकर वापस बॉर्डर चला जाता है। ये अच्छी टांग है कि जिसमें छरे लगे हैं, जिसमें कंटेनर के पीस लगे हैं, और आप अभी तक सिर्फ अदालती निजाम को बीट करने के लिए, टिरियन वाइट केस से बचने के लिए, तोशाखाना से बचने के लिए आप घर में छुपे बैठे हैं। खाक की जेल भरो तहरीक है कि जब पुलिस आती है तो औरतों और बच्चों को खड़ा करके छुप जाते हैं। आपको पता है आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, आपको ये बात पता है, उसमें कुछ खराबियां हैं जो सामने नहीं आ सकती, और आपको ये सहूलतें हासिल है। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को हासिल नहीं हुई। तारीख पे तारीख ली जा रही है कि ये 5-6 महीने गुजारो, सिस्टम को बीट करो ताकि तोशाखाना की चोरी का जवाब ना देना पड़े, ताकि जो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है फॉरेन फंडिंग में वो खारिज ना हो, ताकि टिरियन जेट के उस अदालती फैसले को मजीद ताखीर का शिकार किया जाए। तो ये मामलात बहुत पेचीदा हैं, बड़े गौर तलब हैं, तहकीकात होनी चाहिए और ये मामला क्लियर होना चाहिए कि परवेज इलाही से क्यों राब्ता था, मोहम्मद खान भट्टी घर क्यों आए, डोगर को प्रोटेक्शन देने की क्यों बात की जा रही है जो कि एक करप्ट आदमी है, उसका सर्विस रिकॉर्ड तो देखें। तो ये इस मामले को हल करना होगा, वरना कोई इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को नहीं रखेगा, कोई इस मुल्क में अदल की तवक्को रखते हुए अदालती निज़ाम पे यकीन नहीं करेगा। और ये उन नेक नाम जजों को जो रोजी रोटी कमाते हैं हलाल की, जो जिनके बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो बाहर पढ़ सके, उनकी फीसें वो अदा नहीं कर सकते, वो अपने पेट पे पत्थर बांध के जुडिशल सर्विस करते हैं, वो अपने कम वसाइल के अंदर अपने खानदान की परवरिश करते हैं, अपने लोगों अपने बच्चों को पालते हैं, ये उनके ऊपर क्यों सवारिया निशान लग रहा है? जो नेक हैं, ईमानदार हैं, जिनके ऊपर कोई इल्जाम लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता, पूरे सिस्टम को एक शख्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत किया जाए। पूरे सिस्टम पे, पूरे जुडिशल सिस्टम पे एक आदमी की वजह से काला धब्बा ना लगाया जाए, तहकीकात की जाए, इंसाफ किया जाए, ताकि वो नेक नाम जज, वो ईमानदार जज, वो फर्शनास जज जो सुबह शाम इस मुल्क की खिदमत करते हैं, अदल इंसाफ करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो सर फख्र से बुलंद करके माशरे में चल सकें कि हमने हक हलाल की रोजी रोटी कमाई है। बताइएगा कि एक जगह हम देखते हैं कि एक जज जो है वो सच बोलते हैं, बाहर से खिताब करते हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है, मेरा इशारा सुपर नज़ीर। और दूसरी जानिब
ये होता है कि आवाम की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि देखें कई ईमानदार जज हैं उनको बरतरफ कर दिया जाता है और कई लोग हैं जिन पे इल्ज़ामात हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखें ये इदारे की जिम्मेदारी है कि इस बात को क्लियर किया जाए और इन ऑडियोज़ के हवाले से वजाहत तो आनी चाहिए ना कि ये हुआ नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हुआ तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ये सारे सवालात हैं, इस पे बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेके इस मामले को हल करना चाहिए। ये बताइएगा कि अगर चीफ जस्टिस शोर मिचता है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, रोजाना रात को शोर मिचता है और ये कहा जाता है जी पुलिस आ रही है इमरान खान को गिरफ्तार करी है, तो विफाकी हुकूमत का इरादा है देखिए, कि इमरान खान को गिरफ्तार करें? चंद लड़के हैं, लौंडे लपाड़े हैं जो रौनक को पसंद करते हैं, जो वहाँ पे गहमा गहमी को पसंद करते हैं। वो एक कॉल चलाते हैं, पहुँच जाते हैं, रौनक लगती है, थोड़ी देर शोर शराबा होता है और वो एंजॉय करके घर आ जाते हैं। देखें, केसेस थे, फॉरेन फंडिंग का केस था, वो आपको पता है आखिरी मोमेंट पे स्टे हो गया। वो स्टे ना होता तो मामला आगे चल सकते थे। तो अभी देखते हैं इस पे क्या फैसला होता है। 22 तारीख तक कोर्ट ने मोहलत आप दी है। इतने कमज़ोर, आपकी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इतने केसेस हैं, इतने इल्ज़ामात हैं, फिर भी आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर रहे। देखिए, बात ये है, तोशा खाना में एक में स्टे ऑर्डर है, तारीख पे तारीख ली जा रही है। फॉरेन फंडिंग की 3 पर्चे हुए थे, 2 में स्टे ऑर्डर है और वो भी एक साहब ने दिया। मैं क्या बात करूं, वो गुजरात के एक साहब हैं, वो हर केस उनके पास जाता है और बंदा ही कोई नहीं जिसके पास केस जा सके। तो देखें, अब जब ऐसे होगा कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने FIR ना काटी हो फॉरेन फंडिंग की, आप हमें पूछें। हमने तोशा खाना का केस ना चलाया हो, आप हमें पूछें। हमने टिरियन जेट का केस में अपनी राय का इजहार ना किया हो, जो हम करते रहे, आप हमें पूछें। हमने मुख्तलिफ शिकायत FIA में, नैब में रजिस्टर ना करवाई हो, आप हमें पूछें। मगर जब हर दूसरे केस में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो निज़ाम कैसे आगे चलेगा। अच्छा था अभी ये फरमाइएगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका, तो माजी में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो रेफरेंस दायर करेगी और ये जो ऑडियो है इन पे FIA कार्रवाई करेगी? देखिए, इस पे कानूनी मुशावरत करेंगे और अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर कानूनी मुशावरत के बाद कोई इस पे फैसला करेंगे। अच्छा सर, जज साहब मना कर रहे थे कि आप ना आए, वो कह रहे थे नहीं मैंने आना है, तो ताज़ियत होती तो फिर कोई मना नहीं करता कि मेरे घर ताज़ियत के लिए ना आए। जी। मामला कुछ और नहीं लगता? देखिए, मामला कुछ और लगता नहीं, है ही कुछ और। मोहम्मद खान भट्टी का पहले वहाँ जाके बैठ जाना और देखें तीनों कॉलों को मिलाएं आपस में, तीसरी कॉल में ये कहना कि वो केस भी लगा हुआ है, ये भी लगवा लें, तो भाई इनके पास क्यों, किसी और के पास क्यों नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।